आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सभी को लाइक करना है, ठीक है। और सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। जो भी मेरे साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। हिंदी साहित्य के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हिंदी साहित्य, जो भी हमारे साथी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। शुरुआत से करेंगे, आदिकाल से हम पढ़ने वाले हैं। जय कुमार जी, रवि जी, बहुत सारे मेरे साथी हैं जो आ चुके हैं। हिंदी साहित्य के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। शाम को फिर 9 बजे हम पूरी क्लास का जो हमारा टेस्ट होगा, जो इससे प्रश्न संबंधित जो बनेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, फिर टेस्ट के माध्यम में से इसके जो प्रश्न बन सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। स्टार्ट होने वाला है आज का ये सेशन। जो भी विस्तृत अध्ययन वाले हैं, जो भी विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी साहित्य में दोस्तों जब भी हम पढ़ते हैं तो आदिकाल से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक है। सभी लोगों को पता है ये चीज, सभी लोग जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को आदिकाल का नाम दिया है। ज्योति जी, रसीदा जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो गारसादा तासी ने किया है। सभी लोगों को पता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो गारसादा तासी को जाता है। गारसादा तासी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि गारसादा तासी जो थे एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही इस जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को सूत्रबद्ध किया है। अब आता है कि इन्हें सूत्रबद्ध किया है तो इनकी रचना कौन सी है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे साथी होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे, उनका जो अध्ययन है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर पहुंचेगा, ठीक है। प्रोफेसर गारसादा तासी ने इस्तबारदा लेते हुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। सभी लोगों को पता है इनका एक ग्रंथ इस्तबारदा लेते हुए हिंदुस्तानी हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, नीलम जी, बिंदु जी, अंजुला जी, हेमलता सेन जी, ज्योति जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, रवि जी। जो भी हमारे साथ ही विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं वो सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है। अब आपसे पूछा जाता है कि साहित्य इतिहास का दर्शन जो नामक ग्रंथ है वो किसका है, तो आपका उत्तर हो जाता है नलिन बिलोचन शर्मा का, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसादा तासी हैं और यह जो है निर्विवाद है। किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। काय में लिखा है? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन में लिखा है। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है वो नलिन बिलोचन शर्मा का है, हमें याद रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। गारसादा तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार ना होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गारसादा तासी ने अपना जो ग्रंथ लिखा है द इस्तबारदा हिंदुस्तानी, इनमें उन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, कौन सी हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति का प्रयोग किया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है और एक काल क्रमानुसार ना होकर जो है ये क्या है, काल क्रमानुसार ग्रंथ नहीं है। इन्होंने वर्णानुक्रम के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की है और काल क्रमानुसार इतिहास की जो है पहली शर्त मानी जाती है, सभी लोगों को पता है। और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। ओपी जी, रवि जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ द इस्तबारदा लेते हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। किसने किया है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी लोग फटाक से कमेंट में लिखेंगे, यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो जल्दी से सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका सुएरा या तजकिरा ई सुएरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने। आपसे पूछा जाएगा कि तजकिरा ई सुएरा
ई हिंदी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा, जो 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों का उल्लेख है, जिनमें केवल 60 से 62 हिंदी कवि हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन है स्वरांगला जो पैक्ट है हमारा तस्करा ई सुइरा ई हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। शिवसेन सेंगर ने शिवसेन सरोज की रचना की। सभी लोगों को पता है कि शिवसेन सरोज के जो रचनाकार हैं वो शिवसेन सेंगर हैं, जो प्रथम बार सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। कौन सा? शिवसेन सरोज, ये नवल किशोर। अब आपसे पूछा जाए था कि जो शिवसेन सरोज ग्रंथ है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ था, और ये जो ग्रंथ है वो शिवसेन सेंगर का है। सभी लोगों को याद रखना है। शिवसेन सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख अकरादी क्रम से है। अब आपसे पूछा जाएगा किस क्रम से है? तो अकरादी क्रम से है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकरादी क्रम से दिया गया है। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं, 263 कवियों की तिथियां नहीं हैं, और 53 कवि जो हैं विद्यमान कहे गए हैं। तो ये शिवसेन सरोज के बारे में हमने पढ़ लिया। शिवसेन सरोज जो रचना है शिवसेन सेंगर साहब की है, और शिवसेन सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था। अतः शिवसेन सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारे साथी नोट्स बना रहे हैं वो मैं जो बताता जा रहा हूँ वो आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि शिवसेन सरोज जो रचना है वो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों कि हिंदी में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया, तो वो कौन सा लिखा गया? जल्दी से हमें बताना है वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा गया। तब भी आपका उत्तर होता है शिवसेन सरोज। ठीक है, तो ये चीज सभी को याद रखनी है। अगला हम देख लेते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया। जी हाँ दोस्तों, जब आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तब आपका उत्तर होता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। सभी को पता है क्यों है? क्योंकि सर्वप्रथम इसमें काल विभाजन का प्रयोग किया गया। ओपीजी रवि जी, सर्वप्रथम काल विभाजन का जो प्रयोग किया गया वो मॉडर्न वर्नाकुलर में किया गया, और जो काल विभाजन है ये हिंदी साहित्य के लेखन की प्रथम शर्त मानी जाती है, तभी उसे हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाएगा। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं रवि जी। सभी लोग जो भी नोट्स हैं वो बनाते जाएं। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद आदिकाल में पढ़ेंगे, आदिकाल की रचनाएं ग्रंथ, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, क्या बनता है कि हिंदी के विदेहवादी जो साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होता है आपका डॉक्टर नलिन बिलोचन, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने। ठीक है, कल भी जब हमने पढ़ा था तो ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, ये किसने कहा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा साहब ने कहा है। सभी को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है, अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रियर्सन साहब का मॉडर्न वर्नाकुलर है उसके बारे में जो दिया गया है, जो सुझाव दिया है, वो क्या दिया है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार, दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य लेखन की जो प्रथम शर्त मानी जाती है वो मानी जाती है काल क्रमानुसार। नहीं तो सबसे पहले वर्णानुक्रम से गारसादा तासी ने अपना ग्रंथ लिखा, लेकिन उसे हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास है वो नहीं माना गया, वो माना गया मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार के जो है अनुसार लेखकों और कवियों का जीवन परिचय दिया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये जो है डॉक्टर ग्रियर्सन साहब की जो है पुस्तक है, सभी को याद रख लेना है।
और ये बुक है उपकार की, यूजीसी नेट की है, जो भी खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओपीजी दिनेश जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गिरियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता जो ली है वो शिवसेन सरोज से ली। अब यहां से क्वेश्चन आपका एक फिर बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर गिरियर्सन ने अपने ग्रंथ के लिए सबसे ज्यादा जो सहायता ली वो किससे ली है, तो शिवसेन सरोज से ली, आपको याद रखना है ना। और शिवसेन सरोज की बात होती है तो इसमें 951 कवियों में से 886 कवि शिवसेन सरोज से और केवल 65 कवि जो है अन्य स्रोत से लिए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सभी लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर है, जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य जो भवन है वो निर्माण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर IMP लगा लेना कि ग्रियर्सन का यह जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव की पत्थर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का जो भवन है वो निर्मित किया है। सभी लोगों को याद रख लेना है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारी जो विस्तृत कक्षा होती है वो 4 बजे से 5 बजे तक की होती है, और ये विस्तृत कक्षा में हम जो भी हमारे साथी विस्तृत पढ़ना चाहते हैं वो विस्तृत पढ़ें, और रात में 9 बजे आपकी टेस्ट क्लास होती है इसी के आधार पर। OPG ये उपकार की UGC नेट की पुस्तक है ओमकार नाथ वर्मा की। ओमकार नाथ वर्मा की जो भी खरीदना चाहते हैं वो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, ठीक है। पंडित गणेश प्रसाद बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये चीज याद रखनी है। मिश्र बंधु जो नाम आप पढ़ते हो उसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 आते हैं। मिश्र जो थे वो तीनों सगी भाई थे और मिश्र बंधु नाम से ये रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। सभी को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास, बृहत इतिहास 1913 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित कराया। इसका 4th भाग 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर जो है 4591 कवियों एवं लेखकों का विवरण है। तो सभी लोगों को याद रख लेना यहाँ से, ठीक है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, आचार्य शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, जो जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका बनता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है ना, जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो लिखा है वो कौन सा ग्रंथ लिखा है। अब आपको दिया जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास और भी ऐसे 3-4 दिए जाते हैं। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो 1929 में प्रकाशित हुआ था वो हिंदी साहित्य का विकास हुआ था। फिर इसमें संशोधन किया गया, ठीक है, इसमें संशोधन किया गया और 1940 में ये हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ये प्रकाशित हुआ कब? 1940 में, और 1929 में जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था हिंदी साहित्य का विकास। सभी लोगों को याद रख लेना है। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में है वैसा अन्यत्र नहीं है। कवियों और लेखकों की शैली, विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उनके प्रमाण स्वरूप उपयुक्त उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों, इसमें से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूं कि आपके प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। रूबी जी, हेमलता सेन जी, है ना। शिवसेन सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है, याद रख लेना, ठीक है। शिवसेन सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कौन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होता है शिवसेन सरोज का शिवसेन सरोज, है ना। शिवसेन सेंगर का शिवसेन सरोज हिंदी का प्रथम
वृत्त संग्रह माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। ये चीज भी सभी को याद रखनी है। हरिकेश जी, रूबी जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में सभी लोग बता दें एक बार कि सर अच्छा लग रहा है। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से बता देना है। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिवसेन सेंगर द्वारा संकलित शिवसेन सरोज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आईएमपी जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है, ठीक है, वृत्त संग्रहों में। लेकिन प्रथम की जब बात आती है तो वो आती है शिवसेन सरोज, इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर लेते। एफ.ई. केई ने आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है तो किसने किया है? एफ.ई. केई ने किया है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में किया है तो ये भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये पुस्तक किसकी है, ये ग्रंथ किसका है, ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर फिर होता है एफ.ई. केई, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया तो किसने बनाया? एक क्वेश्चन फिर बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को जो है काल विभाजन का जो आधार बनाया वो किसने बनाया? तो वो बनाया एफ.ई. केई ने, ठीक है। ये चीज याद रख ले जाना है ना। बहुत बढ़िया। अगली बात कर लेते हैं। एडमंड ग्रीव्स ने आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य इतिहास लिखा। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए, धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय भी इन्होंने लिखा है। आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रशस्त कर दिए जाने के उपरांत उन्हीं की प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत किए गए, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। देखो, सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो आपका उत्तर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा सूर्यकांत शास्त्री द्वारा, है ना। और प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई। सामान्य कवियों का विवरण संक्षेप में है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10। हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का वर्णन अधोपांत है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहासों में एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि एक पुस्तक के रूप में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो किसके द्वारा रचित है? रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। सभी लोगों को याद रख लेना है, एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा माना जाता है ये ग्रंथ। अगला देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। 1931 ईस्वी में कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। सभी लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो कृष्ण शतक मानी जाती है। रस कलश भी इनकी रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनकी रचना है, प्रिय प्रवास भी इनकी रचना है, ठीक है। हरिओद के बारे में इतनी चीजें आपको जान लेनी है। और 1931 में इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। बात कर लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और रामकुमार वर्मा के बारे में मैंने कल बताया था कि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये चीज भी सभी को याद रख लेना है। अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त है। इसमें आदिकाल और भक्ति काल का ही उल्लेख मिलता है ना। इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका है, मतलब इन्होंने जो है आदिकाल और भक्ति काल के बारे में भी बस लिखा है। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहास है जो अभी तक अधूरा है? तो आपका उत्तर होता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
अभी भी अधूरा माना जाता है और ये लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, तो ये चीज भी हमें सबको याद रखनी है। अगला देख लेते मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है ना। विश्व भारती के हिंदी भाषी साहित्यकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए थे उन्हें संशोधित परिवर्तित करके हिंदी साहित्य की भूमिका। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये ग्रंथ किसका है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वह इस ग्रंथ में अधोपांत मिलती है। इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबंध करने का भी प्रयास किया गया है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्य इतिहास का प्रणयन किया। इसमें 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के साहित्य विकास की शोधपरक सामग्री जो है उपलब्ध है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो सभी लोग समझते हैं, एक तो ये चीज समझ लेना, विक्रमी संवत से 57 वर्ष घटा देने से ईस्वी सन ज्ञात होता है। देखो ईस्वी सन और विक्रमी संवत हम पढ़ते ना, तो जो विक्रमी संवत होता है, संवत जो होता है उसमें से 57 वर्ष घटा देने से ईस्वी ज्ञात हो जाती है। मतलब ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है क्या, संवत। तो ये चीज हमेशा याद रख लेनी है। इसलिए ईस्वी और संवत में आपने देखा होगा अलग अलग वो रहता है, तो याद रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है दोस्तों हमारा फैक्ट है, डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इसमें 1900 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म, निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन मिलता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसने लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखा आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा, तो आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो किसने लिखा, तो आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो आपका उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा, तो आपका उत्तर होगा प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने, समीक्षात्मक, है ना। फिर हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा, तो नया इतिहास डॉक्टर राम खेलावन पांडे ने लिखा। ये चीज भी सभी को याद रखनी है, राम खेलावन पांडे ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा है। और हम नया नया खेल खेलते हैं, इसलिए नया इतिहास किसने लिखा, खेलावन पांडे, तो खेल हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास लिखा अज्ञे साहब ने। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ये दी हैं नाम बरने, नाम बरसे हैं। ठीक है, नाम बरसे हैं, याद रख लेना, है ना। और अलग अलग नामों की अलग अलग प्रवृत्तियां भी होती हैं, अलग अलग नामों की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, सभी को पता है ना। हिंदी साहित्य की कहानी लिखा प्रभाकर माचबे, प्रभाकर माचबे हिंदी साहित्य की कहानियां, हिंदी साहित्य की कहानी ये ग्रंथ इन्होंने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा, है ना। हाँ, ट्रिक भी बताते जा रहा है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने ये जो है दूसरा इतिहास लिखा। सभी लोगों को याद रख लेना है, दूसरा इतिहास किसने लिखा, बच्चन सिंह ने लिखा है ना। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा विश्वनाथ त्रिपाठी ने, किसने लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अब विश्व की बात आई है और यहाँ पर संक्षिप्त की बात आई है, तो विश्व के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यही कहते हैं कि सर संक्षिप्त में बताओ, संक्षिप्त में। तो संक्षिप्त इतिहास कौन लिखेगा, विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखेंगे, क्योंकि विश्व में संक्षिप्त की बात ज़्यादा होती है। संक्षिप्त में बताओ, विस्तृत में मत बताओ। तो संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, तो आधा इतिहास लिखा सुमन राजे ने। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों कि जो फूल होता है, फूल को बोला जाता है सुमन, और आप फूल किसी को आधा देते हैं क्या, नहीं देते ना, पूरा देते हैं। तो आधा इतिहास किसी को आधा नहीं देना, आधा इतिहास सुमन राजे ने। ठीक है, आधा इतिहास किसने लिखा, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने किया। हिंदी साहित्य देखो यहीं से पूछा जाता है
दोस्तों सभी लोग बोलते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। एक क्वेश्चन आपका बना था, कल हमने पढ़ा था कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो वहां पर उत्तर जो था वो डॉक्टर नगेंद्र ठीक था, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका संपादन किया है नगेंद्र ने, इन्होंने लिखा नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है वो लिखा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और राम का स्वरूप देखकर सभी के अंदर संवेदनाएं प्रकट होने लगती हैं। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने भी लिखा है, धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखा है, संपादक रहे नीलाभ, है ना। तो ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ थे जो आपको याद रखना है ना। संपादन किया नगेंद्र जी ने। और जो आपसे पूछा जाता है वो देखो, यहां में आपसे क्या पूछा जाता है, एक तो आपको पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूछा जाता है, तो उद्भव और विकास को कैसे याद रख लेना है, हम पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो उद्भव हजारों बार होता है, हजारों बार हुआ है, हजारों बार होगा। तो उद्भव और जो विकास है वो क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारों आ रहा है कि उद्भव भी हजारों बार हुआ, उद्भव भी हजारों बार होगा, विकास भी हजारों बार होगा। तो उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इस प्रकार से याद रखोगे, ठीक है। हाँ, अब पूछा जाता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है। अब एक बात बताना कि जो गणपति हैं बुद्धि के देवता माने जाते हैं, अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप क्या लिखोगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, वैज्ञानिक इतिहास लिखोगे, और बुद्धि नहीं होगी तो नहीं लिख सकते। तो वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखेगा, जिसमें बुद्धि है, और बुद्धि कब आएगी, जब आप गणपति के पास जाओगे। तो वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, याद रख लेना। समीक्षात्मक इतिहास किसने लिखा, तो वासुदेव सहने, है ना। किसने लिखा समीक्षात्मक इतिहास, वासुदेव सहन साहब ने लिखा है, तो ये चीज भी याद रख लेनी है। नेक्स्ट है नया इतिहास लिखा, तो रामखेलावन पांडे ने लिखा है। और हम खेल जो करते हैं वो नया खेल खेलते हैं, तो नया इतिहास कौन लिखेगा, रामखेलावन पांडे लिखेंगे। ये चीज भी पूछी जाती है। ये हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ये अलग अलग बार कई बार लिखा गया, तो अज्ञेय साहब का है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, ये नामवार सहने हैं, और हर नाम की अलग अलग प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जैसे मैं नाम लूं कि रवि की प्रवृत्ति अलग होगी, ओपी जी की अलग होगी, आलोक जी की अलग होगी, तो सभी के नाम की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्तियां लिखी वो नामवार से ने लिखी, क्योंकि जो नाम होते हैं उनकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती है। तो प्रवृत्तियां ऐसे याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य की कहानी, तो कहानी प्रभाकर माचबे ने लिखी है। तो कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है कि नहीं करती है। तो कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी जो ग्रंथ लिखा वो प्रभाकर माचबे, क्योंकि कहानी हमें प्रभावित करती है, इसलिए प्रभाकर माचबे, ऐसे भी याद कर लेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। कृष्ण शंकर शुक्ल ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा बच्चन सिंह ने, ठीक है। पहला इतिहास अगर बड़े लोग लिखेंगे तो दूसरा इतिहास बच्चे लोग लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी याद कर लेंगे कि पहला जो इतिहास लिख दिया वो बड़ों ने लिख दिया, बड़े लोगों ने लिख दिया, तो दूसरा इतिहास कौन लिखेंगे, बच्चे लोग लिखेंगे। तो बच्चन से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ऐसे भी याद रखोगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, तो सुमन राज ने लिखा। हमने ऐसे याद कर लिया कि जो आधा, सुमन जो है वो आधा किसी को नहीं दिया जाता, इसलिए जो आधा इतिहास है वो सुमन राज ने लिखा। इस प्रकार से भी याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल ने, ये कोई याद नहीं लिखना। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। तो जब हम राम को देखते हैं, राम का स्वरूप देखते हैं, तो संवेदनाएं प्रकट होती हैं, संवेदनाएं, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा संवेदना। तो ऐसे याद रखते जाना है सभी लोगों को, इतने जो भी हैं आपको याद भी होते जाएंगे, आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। मोस्ट आईएमपी जो भी लिख रहे हैं वो लिख लेना कि जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा, जो बृहत इतिहास प्रकाशित किया गया वो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया। और ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। सभी लोगों को याद रख लेना है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया और ये 16 खंडों में प्रकाशित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, जो शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का फल है। हाँ, हिंदी
साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है या जो काल विभाजन विभिन्न विद्वानों ने किया है उसमें किन पद्धतियों का आश्रय लिया गया, तो 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया। ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं? प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आचार्य शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा के साहित्य इतिहासों में से अपनाया गया है। द्वितीय पद्धति में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत मानी गई, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। ठीक है, राजभाषा, जी रवि जी, जो राजभाषा है वो है हिंदी और अंग्रेजी, सभी को पता है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में जो राजभाषा का दर्जा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये चीज सभी को याद रख लेनी है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रभाषा, तो हिंदी की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की एक राजभाषा है, 2 राजभाषा हैं, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी, मतलब दोनों को मान्यता प्राप्त है हिंदी और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो पद्धतियां दी हैं वो तो ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखो, जो डॉक्टर ग्रियर्सन साहब हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन साहब का एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके कौन से अध्याय में काल विभाजन का वर्णन किया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 12वें अध्याय में। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है काल विभाजन, तो जल्दी जल्दी से सभी लोगों को पढ़ना है। ग्रियर्सन का काल विभाजन, ये है ग्रियर्सन का काल विभाजन। देखो, सबसे पहले इन्होंने काल जो नाम दिया वो चारण काल नाम दिया, 700 से 14 ईस्वी। तो नोट कर लेना सभी लोग, 700 से 1400 ईस्वी के काल को इन्होंने जो नाम दिया वो चारण काल नाम दिया। ठीक है, सभी लोग नोट करो एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कल भी ये क्वेश्चन हमारे जो अपन टेस्ट दे रहे थे उसमें पूछा गया था कि डॉक्टर जो ग्रियर्सन का काल विभाजन को जो चारण काल इन्होंने नाम दिया है, प्रथम काल को, इसका सन क्या माना गया, तो 700 से 1400 ईस्वी माना गया। नोट कर लेना, इन्होंने प्रथम जो काल है उसे नाम दिया था चारण काल। ठीक है, और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, 1500 से 1600 ईस्वी के काल को इन्होंने ब्रज के कृष्ण काव्य के नाम से जाना। मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य इन्होंने 1580 से 1692 ईस्वी, है ना, 1580 से 1692 ईस्वी के काल को इन्होंने रीति काव्य कहा। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में इन्होंने 1700 से 1800 के लिए इन्होंने 18वीं शताब्दी दिया। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां इन्होंने विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। ठीक है, तो 10, 11 और 12, ये 12 भागों में काल विभाजन किया है किसने, जार ग्रियर्सन साहब ने। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इन्होंने प्रथम जो काल है इसको क्या संज्ञा दी है, तो चारण काल की संज्ञा दी है। इसका काल क्या है, तो 700 से 1400 ईस्वी। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज तिवारी जी, ये जो याद रख लेना सभी को, रवि कुमार जी। ठीक है, मिश्र बंधुओं को काल विभाजन देख लो, इन्होंने प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत माना इन्होंने, है ना, प्रारंभिक काल। एक क्वेश्चन प्रारंभिक काल नहीं है यहाँ पर है आरंभिक काल। क्या है, आरंभिक काल, याद रख लेना। इन्होंने आरंभिक काल माना 700 से 1444 जो संवत है वो माना आरंभिक काल की। माध्यमिक काल माना 1445 से 1680, संवत 1445 से 1680। इन्होंने तीसरे काल को अलंकृत काल, मतलब रीति काल को अलंकृत माना 1680 से
1889 विक्रमी संवत। परिवर्तन काल कहा 1890 से 1925, और अंतिम काल को इन्होंने कहा वर्तमान काल, मतलब 1926 से आगे के काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन यहां से बनता है। यहां से एक तो बनता है कि मिश्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसको क्या नाम दिया, तब आपका उत्तर होता आरंभिक काल। इसका काल क्या माना है, तो 700 से 1444 ईस्वी माना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रीति काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, तब आपका उत्तर होता है अलंकृत काल। ठीक है। तो मिश्र बंधुओं के बारे में जो काल विभाजन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं वो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है आपका आरंभिक काल और दूसरा बनता है दोस्तों आपका अलंकृत काल। ठीक है। तो ये दो प्रश्न यहां से बनते हैं, ये चीज आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देख लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखो वीर गाथा काल नाम दिया और फिर बाद में इन्होंने आदिकाल नाम स्वीकार किया। ठीक है। तो इसका जो समय माना इन्होंने 1050 से 1375 माना, सभी को पता है। पूर्व मध्यकाल नाम दिया भक्ति काल को, 1375 से 1700 का काल। उत्तर मध्यकाल रीति काल जिसे कहा जाता है 1700 से 1900, और आधुनिक काल जिसे गद्य काल का नाम दिया तो 1900 से 1984। ठीक है। सभी को याद रख लेना है। अब आपसे पूछा जाते हैं यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। सबसे प्रथम तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति अपनाई है वो किसने अपनाई है। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया है काल विभाजन में, तो वो किसने दिया है, तब आपका उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल को मानते हैं दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति इन्होंने अपनाई है ना। तब एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, इसका समय सीमा क्या मानी है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन बनता है। तो 1050 से 1375 माना रामचंद्र शुक्ल जी ने। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है, तो 1375 से 1700 मानी जाती है। ठीक है। हाँ, और रीति काल का समय सीमा क्या मानी जाती है, 1700 से 1900, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। और चौथा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है, तब आपका उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। ये चीज सभी को याद रख लेनी। हेमलता जी, दिनेश जी, ज्योति गुप्ता जी। तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बन जाते हैं। और एक पांचवा क्वेश्चन और बन जाता है कि हिंदी साहित्य ने जो काल विभाजन किया है वो किस आधार पर किया है। तो सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रवृत्तियों के आधार पर, प्रवृत्तियों की काल विशेष की जो प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है। तो इतने 5-6 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के जो है काल विभाजन से। अगला देख लेते हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा ने जो है अपने काल विभाजन ने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया, इनका जो प्रथम काल था उसको नाम क्या दिया है। तो आपका क्वेश्चन पहला यहीं से बनता है, संधि काल नाम दिया। इसकी समय सीमा क्या मानी है, 750 से 1000 समय सीमा मानी है। दूसरा क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा को चारण काल नाम किसने दिया है, तो वो दिया है राम कुमार वर्मा ने। दूसरा क्वेश्चन यही से बनता है। चारण काल की समय सीमा 1000 से 1375 माना जाता है। भक्ति काल फिर ज्यों का त्यों इन्होंने दिया, भक्ति काल का भी उन्होंने जो माना, रीति काल को भी ज्यों का त्यों, और आधुनिक काल इन्होंने 1900 से बाद के काल को कहा है। तो राम कुमार वर्मा जी के बारे में है। और राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। ठीक है। ये चीज भी याद रख लेनी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है वो राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। तो इतने फैक्ट यहाँ पर आप सभी से पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। मनोज तिवारी जी, रूबी जी, ये जो बुक है ये उपकार की ओमकारनाथ वर्मा जी की है। ठीक है। तो जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेना। उपकार की ओमकारनाथ वर्मा की बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें से हम सभी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी 1000 से 1350 है ना, संवत 1000 से 1350। अब यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है
कि जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो यहाँ से आपका उत्तर होता हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो नामकरण में नाम माना जाता है, आदिकाल का जो सर्वश्रेष्ठ नाम माना जाता है वो माना जाता है आदिकाल, ये सभी को पता है। आदिकाल की समय सीमा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मानी है, तो 1000 से 1350 ईस्वी मानी है। ठीक है, और भक्ति काल को 1350 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से आगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चौथा क्वेश्चन बनता है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। तो इतने सारे क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी के लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, तो सभी लोगों को याद रख लेना इस प्रकार से। अब आदर्श और प्रचलित जो काल विभाजन माना जाता है वो क्या माना जाता है, देखो आदर्श और प्रचलित, वैसे तो सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन दिया है वो माना जाता है, इसको तो वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे का देखो, आगे का जो हमारा है आदिकाल, अब हो रही हमारी आदिकाल की स्टार्टिंग। आदिकाल जो है, जो जिसका हमारा टॉपिक दिया गया है, इससे पहले के हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा, हिंदी साहित्य के जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहे, उसके बारे में हमने पढ़ दिया। सभी ने पढ़ा है, सभी को समझ में आ गया। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट में लिखेंगे फटाफट से। किसी को समझ में हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर कुछ नहीं आया, हेमलता जी, रवि जी, ओपी जी, मनोज जी, सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और वीडियो आपको समझ में कहाँ तक आ रहा है, और किसी को कोई टॉपिक अगर इतना जो हमने पढ़ लिया है किसी को समझ में नहीं आया है तो वो जल्दी से कमेंट में लिखें, उसको हम जल्दी से क्लियर करें। ज्योति जी, हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी से फटाफट से बताना है। ये केवल हिंदी साहित्य की पुस्तक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लूसेंट अलग है, हिंदी साहित्य की उपकार की ओमकार नाथ वर्मा की आप खरीदें एक बार, वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, सभी लोगों को समझ में आ गया है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आदिकाल के बारे में स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। आदिकाल का नामकरण सबसे ज्यादा विवादित है। आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस काल को लेकर हिंदी साहित्य में काल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है, तो उसका उत्तर भी आपका आदिकाल होता है। ठीक है, इसे मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य को के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होता है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है चारण काल नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होता है ग्रियर्सन ने। तीसरा पूछा जाता है वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तो आपका उत्तर होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चौथा पूछा जाता है आदिकाल नाम किसने दिया, तब आपका उत्तर होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पांचवा पूछा जाता है सिद्ध सामंत युग किसने कहा, तब आपका उत्तर होता है राहुल सांकृत्याय ने। ठीक है, और चौथा पूछा जाता है जयकाल किसने कहा, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और आधार काल किसने कहा, तो सभी का उत्तर होता है मोहन अवस्थी ने। ठीक है, सभी को इतने क्लियर हैं कि नहीं है, सभी लोगों को आते होंगे। हिंदी साहित्य को धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। तो ये चीज याद रखनी है कि जो अपभ्रंश काल कहा है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी कहा है और धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है, ये चीज भी सभी को याद रखनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल से कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया और वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल नाम दिया, है ना। और महापंडित जो राहुल सांकृत्याय ने इन्हें जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। और सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया इन्होंने आदिकाल को नाम दिया। इतनी चीजें सभी को क्लियर हैं, इतनी चीजें आपसे सभी से पूछा जाता है ना। अभिमान मेरु, मेरु तुंग को नहीं, अभिमान मेरु जो है वो पुष्पदंत सही है। कुशल परिवर्तन जी, पुष्पदंत सही है। अभिमान मेरु जो कहा जाता है वो पुष्पदंत को कहा जाता है। अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, याद रखो सभी लोग, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्याय ने दोहा कुश नाम से किया है।
है ना, सभी को याद रख लेना है। सराहपा जी की जो रचना हम मानते हैं कि सराहपा की एक रचना है दोहा कोश, इसका जो संपादन किया है वो किसने किया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। शिवसेन सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिवसेन सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये चीज भी सभी को याद रखनी है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को माना है। और आपसे एक क्वेश्चन कल पूछा गया था, पुष्य या पुंड को किसने माना है, तो शिवसेन सेंगर ने माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, तो शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो स्वयंभू को माना है। सभी लोगों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम जो रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है श्रावकाचार। और श्रावकाचार का जो रचना काल माना जाता है 933 माना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो देवसेन हैं। ये सारे के सारे फैक्ट यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 84 मानी जाती है। सभी को पता है बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था। बहुत बढ़िया दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान, जिसे सहजयान भी कहा जाता है ना। और इसी वज्रयान शाखा से संबंधित था सिद्ध साहित्य। सिद्ध जो थे वो वज्रयान शाखा से संबंधित थे। ठीक है, हाँ, सभी को जैन धर्म पर आधारित है। बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। प्रथम सिद्ध सराहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सराहपा। सभी का उत्तर होगा सराहपा। सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है सराहपा को। सिद्ध कवियों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है आपका कि सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। तो यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं, तब आपका उत्तर होता है संधा भाषा शैली में। संधा का अर्थ क्या है, तो अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, ये इसका अर्थ होता है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। सभी को याद रख लेना है, कबीर की जो भाषा शैली होती है उसे क्या कहा जाता है, उलट भाषा शैली कहा जाता है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो सिद्धों की भाषा शैली को कहा जाता है संधा भाषा शैली, ठीक है, और अंतर साधना का अनुभूतियों का संकेत करने वाली ये प्रतीक भाषा कही जाती है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया। ठीक है, काय का प्रवर्तन किया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हठयोग का प्रवर्तन किसने किया, तब आपका उत्तर होता है गोरखनाथ ने। ठीक है, याद रख लेना। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मध्य मास के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ही बनता है नाथ साहित्य से, नाथ पंथ में, कि हठयोग का प्रवर्तन किसने किया है, तो गोरखनाथ ने किया है। सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छेंद्रनाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। ठीक है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे, मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे, और मच्छेंद्रनाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। आपसे पूछा जाएगा कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, तब आपका उत्तर होगा मच्छेंद्रनाथ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मच्छेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या था, तब आपका उत्तर होगा जलंधर नाथ। तो ये दो क्वेश्चन सभी लोगों को याद रखना है। सभी लोग याद रखेंगे। ईला पिंगला नाद बिंदु की साधना, 60 चक्र वेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवास आदि नाथों की अंतः साधना के प्रमुख अंग हैं। संधा भाषा या उलटवासी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। यह साहित्य प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबियों की भी देख ले। अब हम सिद्ध साहित्य के बारे में देख रहे थे। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्रायः दोहों में,
मुक्तक काव्य हैं, जिनमें पौराणिक और जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं, स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पयुमचर्यु की रचना की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रख लेना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पयुमचर्यु की रचना किसने की है, सभी को याद रखना है पयुमचर्यु के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होता है स्वयंभू। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पयुमचर्यु में किसका वर्णन है, तो राम का वर्णन है या राम कथा पर आधारित है पयुमचर्यु, है ना। तुलसीकृत रामचरितमानस में पयुमचर्यु का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। पयुमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। यहां से फैक्ट आप नोट कर लेना, पयुमचर्यु जो है वो 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। इसमें कितने कांड हैं, 5 कांड हैं और 83 संधियों वाला महाकाव्य कहा जाता है इसे, है ना। और इसे आदि काव्य भी माना जाता है, काय का, अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, सभी को याद रख लेना। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट्स आप करो, है ना। आपसे पूछा जाता है कि जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होता है, स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आप सभी को उत्तर लगाना स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्य है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति, नोट्स कर लेना जो भी नोट्स कर रहे हैं कि डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है, नोट्स करो जल्दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को किसने माना है, तो आपका उत्तर होगा भयाणी ने, डॉक्टर भयाणी ने। अपभ्रंश का जो है भवभूति किसको माना जाता है, तो पुष्पदंत को माना जाता है। किसने माना है, तो डॉक्टर भयाणी ने माना है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम और भी आगे पढ़ेंगे। कितना आपको सीखने को यहाँ पर मिला है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। ओपी जी, रीनू जी, रवि जी, हेमलता जी, यतेंद्र जी। ठीक है, हाँ ऐसे ही लगातार क्लास बिल्कुल चलेगी। ओपी जी, सभी लोगों को कितना समझ में आया है, कितना अच्छा लगा है, कितनी चीज़ें आपको माइंड में बैठी हैं, कितनी चीज़ें याद हुई हैं, ये सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। और क्लास कैसी लगी है सभी लोग लाइक तो सभी लोग करेंगे। दिनेश जी, संतोष जी, बिंदु जी, ज्योति जी, नीलम जी, हरिकेश जी, हेमलता जी। मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग भी विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, आपका हिंदी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद जब पूरी क्लासें आपकी होंगी, अटेंड होंगी, कुछ 4-5 क्लास होने दो, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि सर इससे बहुत मुझे फ़ायदा मिला इस क्लास से। तो बहुत बढ़िया, आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं और सभी को अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत बढ़िया, 9 बजे की क्लास आपकी यथावत लगेगी। उसमें हम सभी लोग अपना जो बहुविकल्पीय टेस्ट होता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आगे बढ़ाना है। इस हमारी जो लाइव क्लास है, जितने लोग भी हैं सभी लोग इस लाइव क्लास से जुड़ें, विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे। और लगभग हमें ये जो है अपनी जो निरंतर क्लास है वो निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। पुष्पेंद्र जी, संदीप जी, हरिकेश जी, बिंदु जी, मोहम्मद जी, ज्योति जी, राम कुमार जी, हरिकेश जी, सुशांत, सौरभ जी, किरण पांडे जी, रीनू चौधरी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार से बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। जलालुद्दीन जी, ठीक है, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, आशा है। ओपी जी, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपका कल होगा और इसी समय पर होगा, तो सभी लोग जल्दी से 4 बजे आ जाएंगे, है ना। और 9 बजे की जो हमारी क्लास है वो यथावत रहेगी। यतेंद्र शास्त्री जी, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, आज से ही पहली क्लास स्टार्ट हुई है विस्तृत अध्ययन की, और सभी लोग आज से जितने लोग भी देख रहे हैं वो निरंतर अध्ययन करेंगे। हाँ, 9 बजे आपकी क्लास वो यथावत रहेगी, है ना। सभी लोग, मनोज तिवारी जी, नीलम जी, हेमलता जी, संतोष जी, इसी प्रकार से हम अध्ययन करते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। और जो है तेज प्रताप जी, रीनू जी,
रसीदा जी, राम कुमार जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।